अगर आप भारत के किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बहुत जल्द आपके सर पे एक नया खर्चा ऐड हो सकता है और ये खर्चा होगा हमारी जिंदगी की 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक, पानी का, जिसे खरीदने के लिए न सिर्फ आपको टैंकर्स की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा बल्कि महीने के 2 से 5 हजार रुपए तक भी खर्च करने पड़ेंगे। नीति आयोग ने 2018 की अपनी कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक भारत के 20 शहर पानी की बहुत भारी कमी से जूझ रहे होंगे। आज हम न सिर्फ इन शहरों के नाम जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि आप इस खतरे से दूर हैं या पास। लेकिन इस फैक्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि 2030 तक भारत की 40% पॉपुलेशन के पास पीने का पानी शायद ना बचे। भारत इतिहास के सबसे बुरे वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन ये मुद्दा हेडलाइंस में तब आता है जब लोग लंबी लंबी कतारों में वाटर टैंकर्स के आगे खड़े होते हैं। प्लानिंग और प्रिवेंशन के लेवल पे ये कभी प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पब्लिक का ध्यान साफ हवा और साफ पानी जैसे लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज की तरफ है ही नहीं। भारत के कई शहर एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज की कगार पे हैं और इसका कारण सिर्फ क्लाइमेट चेंज या बढ़ती हुई पॉपुलेशन नहीं है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी लगता है कि भारत जैसे देश में पानी की कमी कभी नहीं हो सकती तो आप बेंगलुरु की हालत देख लीजिए। The situation is only getting worse. Supplies have dried up from groundwater resources by at least 50%. इस वक्त बेंगलुरु में 50% बोरवेल सूख चुके हैं। पिछले 2 साल से बेंगलुरु के लोग गर्मियों में ऑफिस से छुट्टी लेकर पानी की लाइन में खड़े हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लोगों को मॉल्स में जाकर टॉयलेट यूज करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ बेंगलुरु की कहानी नहीं है, 2018 की गर्मियों में आए शिमला वाटर क्राइसिस की कहानी भी ऐसी ही थी। Massive water crisis during its peak tourist season, so much so that hotels are cancelling bookings and there have even been riots. हालत इतनी सीरियस थी कि वहां के लोगों और प्रशासन को मिलकर शहर के बाहर बैनर्स लगाकर टूरिस्ट को शिमला न आने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। ऐसे ही 2019 में चेन्नई के चारों मेन रिजर्वायर सूख गए थे। आईटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। लोगों को एक बाल्टी पानी भरने के लिए कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, यहाँ तक कि एंड में पानी ट्रेन से मंगवाना पड़ा। और इसलिए 2019 में चेन्नई शहर में भारत का पहला डे जीरो डिक्लेयर किया गया। डे जीरो यानी वो दिन जब आपके नलों का पानी पूरी तरह से सूख जाए, कोई वाटर सप्लाई नहीं, सिर्फ टैंकर्स, सिर्फ लाइन। और अगर आप अब भी नहीं जागे तो अगला शहर आपका हो सकता है और ये सब आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारे शहर डे जीरो के इतने करीब कैसे पहुंच रहे हैं और हम में से हर नागरिक इस प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है और इसे कंट्रोल भी कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल को समझना होगा। 2018 में साउथ अफ्रीका का केप टाउन शहर पिछले 3 सालों से सूखे की मार सह रहा था और इस सूखे के कारण शहर के डैम्स का पानी सूखता जा रहा था, इतना कि अब वहां सिर्फ 3 महीने के गुजारे लायक पानी ही बचा था। डे जीरो को अब इतने कम समय में बिना बरसात या किसी नए वाटर रिसोर्स के रोकना अब मुश्किल था। लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी कि केप टाउन में डे जीरो कभी आया ही नहीं, क्योंकि वहां की सरकार और जनता ने मिलकर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस पे काम किया। केप टाउन की सरकार ने पानी का टैरिफ बढ़ाया, वाटर वेस्टेज पर पूरी तरह से रोक लगा दी, हर व्यक्ति को 50 लीटर पर डे की कैपिंग लगा दी गई। किसानों ने खेती के लिए जमा एक्स्ट्रा पानी को शहरों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। इवेंचुअली केप टाउन की सरकार और वहां के लोगों ने मिलकर डे जीरो का खतरा फिलहाल के लिए टाल दिया। तो सवाल ये है कि भारत जैसा देश जहां इतनी नदियां हैं, इतनी बरसात होती है, वो डे जीरो की तरफ कैसे बढ़ रहा है? इसे आप इस बात से समझिए कि भारत के पास दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन फ्रेश वाटर सिर्फ 4%। और अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेजी से बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में उसने जिन शहरों के पानी खत्म हो जाने की बात कही है, उनमें से ज्यादातर शहर पूरी तरह से अर्बनाइज्ड हो चुके हैं। और प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें यह समझना होगा कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन होता कैसे है। पहले पेड़ कटते हैं, फिर जमीन पक्की होती है, फिर तापमान बढ़ता है, फिर मॉनसून के पैटर्न में बदलाव आता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाता है। लेकिन हमारे पानी का कंजम्पशन कम नहीं होता और धीरे धीरे जमीन के नीचे का पानी खत्म होने लगता है। बेंगलुरु की प्रॉब्लम कोई अचानक शुरू नहीं हुई। शहर के करीब 14,000 बोरवेल्स में से 7,000 बोरवेल्स पूरी तरह से सूख चुके हैं, यानी आधा शहर जमीन के नीचे से पानी खो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पानी गया कहां? पिछले 50 सालों में बेंगलुरु ने अपना 70% ग्रीन कवर खो दिया है। जहां कभी मिट्टी थी वहां अब कंक्रीट है, जहां कभी झीलें थी वहां अब अपार्टमेंट्स हैं। आज बेंगलुरु की करीब 90% जमीन पेव सरफेस से ढक चुकी है। सड़क, पार्किंग, फुटपाथ, बिल्डिंग्स। और जब बारिश होती है तो पानी को जमीन के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, पानी सीधा ड्रेन्स में चला जाता है और ग्राउंड वाटर ठीक से रिचार्ज नहीं हो पाता। ऐसे में आपके और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या ही पानी बचेगा? सरकार आपके घरों तक नल तो पहुंचा देगी, मगर पानी कहां से लाएगी? एक तो प्रॉब्लम ऑलरेडी ये है कि अवेलेबल 4% फ्रेश वाटर तेजी से खत्म हो रहा है और उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम जो आपके घरों में छुपी है।
आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि आपके घर का आरओ प्यूरिफायर हर 1 लीटर साफ पानी के लिए 2 से 3 लीटर पानी बहा देता है। मतलब हम जो पानी पी रहे हैं उससे ज्यादा पानी ड्रेन में बहा रहे हैं। अगर ये पानी हम कलेक्ट करके मॉपिंग, वॉशिंग मशीन, कार वॉश या फ्लश में इस्तेमाल करें तो लाखों लीटर पानी रोज बच सकता है। एक 8 मिनट का शावर लगभग 70 से 80 लीटर पानी, लेकिन एक बाल्टी से नहाना 25 से 30 लीटर पानी। बस नहाने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव और आप पानी की खपत को 75% तक कम कर सकते हैं। ब्रश करते वक्त नल को खुला छोड़ देना, शेव करते वक्त पानी बहते रहना, साथ ही कार वॉशिंग, कपड़े धोने वगैरह की आदतों में देश का 1% नागरिक भी अगर थोड़ा सा बदलाव लाए तो रोज करीब 800 करोड़ लीटर पानी बच सकता है। सोचिए, रोज 800 करोड़ लीटर पानी। और सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा पानी वेस्ट करने वाला रीजन शायद आपको थोड़ा सा हैरान करेगा। मैंने आपको बताया था कि भारत में सिर्फ दुनिया का 4% फ्रेश वाटर ही उपलब्ध है और उसका भी 80% पानी खेती में बर्बाद हो जाता है। आप सोचेंगे कि खेती से तो अनाज पैदा होता है, तो ये पानी बर्बाद कैसे हुआ? बर्बाद इसलिए क्योंकि हमारी खेती का सिस्टम राइस, व्हीट और शुगर केन जैसे क्रॉप्स पर हेविली डिपेंडेंट है, जो बहुत पानी खींचते हैं। लेकिन मिलेट्स कम पानी में भी उगते हैं। मिलेट्स ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं और किसानों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर धीरे धीरे हम अपनी डिमांड को बदलें तो खेती की दिशा भी बदल सकती है और हम अपना 40 से 50% फ्रेश वाटर बचा सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगली बार जब आपका एमपी और एमएलए आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे जरूर पूछेगा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्या कदम उठाए, क्योंकि अगर आप और हम इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लेंगे तो सरकार इस पर कभी कोई सीरियस काम नहीं करेगी। और यही मौका है जब आप अपने एमपी और एमएलए तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि रिलायबल ग्राउंड वाटर लेवल पब्लिक का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो सब बेकार है। बेंगलुरु ने सोचा था पानी कभी खत्म नहीं होगा, चेन्नई ने भी यही सोचा था। हर शहर यही सोचता है जब तक देर नहीं हो जाती। डे जीरो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का टाइटल नहीं है, ये एक तारीख है जो शायद आपके शहर के कैलेंडर पे भी आ जाए। सवाल ये है कि हम उससे पहले जागेंगे।